हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक गाइस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टॉक पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेकर आता हूं, इस सेशन में मैं आपके साथ एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी गत वर्षों में जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो मैं अपने इस सेशन में डिस्कस करता हूँ। तो इस सेशन को आज आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने इस सेशन का पार्ट 13 लेकर आया हूँ। तो फटाफट से बिना देरी किए हुए अपने सेशन की ओर चलते और देखते गाइस आज के अपने इस सेशन में आप सभी के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो गाइस, जो आज का अपना पहला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गाइस, 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर डैश कर दिया था। आपको बताना है, पहला ऑप्शन है नूर सुल्तान, दूसरा ऑप्शन है नूर नजर, तीसरा ऑप्शन है नजरबायेवा, तीसरा ऑप्शन है नूर बाहेवा। तो फटाफट से इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। तब तक मैं आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी सुना दे रहा हूँ। इन 2020 कजाकिस्तान रिनेम्ड इट्स कैपिटल अस्ताना टू डैश। तो आपको बताना है नूर सुल्तान, नूर नजर, नजर वाहिबे, नूर वाहिबे। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो वह जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा नूर सुल्तान। अब मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी सी इसकी जानकारी। कजाकिस्तान ने अपनी जो कैपिटल थी उसका नाम पहले था अस्ताना, अब उसका नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया। ऐसा इसलिए किया, वहाँ के एक जो प्रेसिडेंट थे उनको सम्मान करने के लिए वहाँ पर ऐसा किया गया, क्योंकि वो बहुत टाइम से वहाँ के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एकदम से अपनी मर्जी से रिजाइन दे दिया। तो इस कारणवश उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी कैपिटल का नाम नूर सुल्तान रख दिया। वहीं मैं आपसे कजाकिस्तान की थोड़ी और चर्चा कर लूँ। कजाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कजाक। वहीं वहाँ की जो कैपिटल है या फिर कैपिटल तो बात कर ली अपन ने, क्या है, नूर सुल्तान। वहाँ की करेंसी जो प्रेजेंट में वो है टेंच। तो इतनी जानकारी आपको कजाकिस्तान की और होनी चाहिए थी। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 27। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक आपको ये क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी पढ़कर सुना दे रहे हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 53 या फिर नेशनल हाईवे 27। आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। तो गाइस, जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा नेशनल हाईवे जो 44 है, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसकी डिस्टेंस कितनी है तो मैं आपको इसकी डिस्टेंस किलोमीटर में बता दे रहा हूँ। 3745 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NH 44। और ये कहाँ से शुरू होता है, ये श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी में खत्म होता है और भारत की 10 अलग अलग स्टेटों से होकर भी ये गुजरता है। ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसको भी ये कवर करता है। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से जरूर होनी चाहिए थी। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन डैश किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर जम्मू और कश्मीर। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तब तक मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर सुना रहा हूँ। द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो फटाफट से जो इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है वो कौन सी स्टेट है। तो गाइस, जो उसका राइट उत्तर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल के अंदर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन स्थित है। और ये कहाँ पर है और इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बता दे रहा हूँ। गुम रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के अंदर है। तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। इसकी मीटर में हाइट कितनी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2258 मीटर इसकी हाइट है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा 7407 फीट इसकी फिट में हाइट है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होनी चाहिए। वहीं मैं अपनी तरफ से कुछ जानकारी और दे देता हूँ आपको। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो कि गोरखपुर में स्थित है। इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए थी। एक्स्ट्रा जानकारी होगी तभी आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MSP, द्वारा डैश द्वारा अनुशासित है। तो आपको बताना है जो MSP होता है वो किसके द्वारा
अनुशासित है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जितने भी आप प्रोडक्ट लेते हो उनके पीछे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जरूर डलकर आती है, उसे ही अपन बोलते हैं एमएसपी। तो आपका पहला ऑप्शन है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। तीसरा ऑप्शन है द फार्मर वेलफेयर सोसाइटी। चौथा ऑप्शन है द कमीशन फॉर वेट्स एंड मेजर्स। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तो वह जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन, जिसमें बोला जाता है कृषि कृषि लागत आयोग और कीमतें, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे अपन द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। तो इसका बी बिल्कुल राइट उत्तर था। जो न्यूनतम समर्थन प्राइस होती है या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है एमएसपी, उसको द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस के द्वारा अनुशासित किया जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है guys, विवेकानंद रॉक मेमोरियल डैश में स्थित है। आपको बताना है द विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन डैश लद्दाख। पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है कन्याकुमारी, तीसरा ऑप्शन अंडमान, चौथा ऑप्शन श्रीनगर। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। मैं आपको इसका उत्तर देने के लिए 5 सेकंड दे रहा हूँ। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा कन्याकुमारी के अंदर कौन सा मेमोरियल स्थित है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। भाई अपन अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, नॉर्टन, कैप्चर स्काई या फिर अवास्ट या फिर लिनक्स। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नॉर्टन, कैस्पर स्काई, अवास्ट या फिर लाइनेक्स। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपने सुना होगा, आपने कंप्यूटर भी चलाया होगा गाइस सभी ने, तो उसमें एक एंटीवायरस आता है जो वायरस को रिमूव करता है अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो आपके ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो लिनक्स होता है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे ओएस बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। 1991 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका जो लोगो है ये मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है। ये लोगो भी आपसे पूछ लिया जाता है, पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का लोगो क्या है, तो पेंगुइन इसका लोगो है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं मैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस डैश में स्थित है। आपको बताना है कोलकाता, इंदौर, बेंगलोर या फिर पौंडुचेरी। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज डैश इज लोकेटेड इन कोलकाता, इंदौर, बेंगलोर या फिर पौंडुचेरी। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। भाई मैं आपसे 2-3 और अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट्स के बारे में शेयर कर लेता हूँ। जैसे कि अपनी एक इंस्टीट्यूट आती है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ों में है क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि कहाँ पर है, ये पुणे के अंदर स्थित है। भाई मैं आपको बताना चाहूँगा आईसीएमआर, जिसके बारे में आप लोग डेली सुनते होंगे न्यूज़ों में, उसका भी आपसे हेडक्वार्टर और उसके डायरेक्टर जनरल के बारे में 100% पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए मैं वो भी डिस्कस कर ले रहा हूँ आपके सामने, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके जो डायरेक्टर जनरल या फिर सेक्रेटरी हैं एक ही पर्सन है जिनका नाम है डॉक्टर बलराम भार्गव। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन चेतन भगत, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय या फिर सुबा डे। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तो गाइज इंग्लिश में भी मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ। हु इज द ऑथर ऑफ द एंड ऑफ इमेजिनेशन, चेतन भगत, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय या फिर सुबडे। तो जो गाइज इसका राइट उत्तर है वो है अरुंधति रॉय के द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम है द एंड ऑफ इमेजिनेशन। इनकी एक और बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है माई सिडीसियस हार्ट। आपको वो भी याद रखनी है, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है डार्वी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, स्नूकर, शतरंज, घुड़दौड़ या फिर गोल्फ। आपको बताना है फटाफट से विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द डार्वी ट्रॉफी एसोसिएटेड, स्नूकर, चेस, हॉर्स रेसिंग या फिर गोल्फ। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। डार्वी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, बस क्वेश्चन आपसे इतना पूछ रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है,
रणजी ट्रॉफी का करंट चैंपियन कौन है अभी प्रेजेंटली में? तो वो है सौराष्ट्र, जिसके कैप्टन थे उन्मुख कौन जयदेव उनादकर। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। अब इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर था वो था हॉर्स रेसिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं घुड़दौड़। घुड़दौड़ से कौन सी ट्रॉफी रिलेटेड है? डार्बी ट्रॉफी। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ? अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 54? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपको बताना है भारत का जो संविधान है उसके कौन से आर्टिकल जो कि अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़े हुए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 54। आर्टिकल जो 54 है जो कि अपने प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। वहीं अपने जो संविधान है उसमें कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो अपने प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 54 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। भाई मैं आपको थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ अपने प्रेसिडेंट के बारे में। तो जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के दो प्रेसिडेंट ऐसे थे जो कार्यकाल के समय उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब जो उनके ऑफिस काल में उनकी मृत्यु हुई थी। एक तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक और थे जिनका नाम था फखरुद्दीन। तो आपको दोनों याद रखना है। पहले ऐसे मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे जाकिर हुसैन जी। और शॉर्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने बहुत कम समय तक प्रेसिडेंट का पद संभाला था? वो भी थे जाकिर हुसैन जी। भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी प्रतिभा देवी पाटिल। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर डैश में स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन हरिद्वार, दूसरा ऑप्शन पटना, वाराणसी या फिर देवप्रयाग। आपको बताना है फटाफट से। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी सेट अप इन डैश। आपसे इतनी बड़ी बात पूछ रहा है क्वेश्चन, इंडिया का और साथ में एशिया का। एशिया के भी अंदर अभी तक कोई भी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर नहीं है। इंडिया का तो पहला ही है और एशिया का भी पहला होगा। तो आपको बताना है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पटना के अंदर स्थापित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है अभी तक और आने के 100% चांस है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नवरत्न कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है? कोल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड या फिर राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज ए नवरत्न कंपनी? आपको बताना है नवरत्न कंपनी इनमें से कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड या फिर राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड भारत की एक नवरत्न कंपनी है। भाई मैं आपको समझाना चाहूंगा महारत्ना और नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनियों में डिफरेंस क्या होता है। जो अपनी महारत्ना कंपनीज होती हैं उनमें अगर 5,000 करोड़ तक का कोई भी इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्ट करती हैं तो उन्हें बोलते हैं उन कंपनियों को कौन सी? महारत्ना कंपनी। जो कि अभी प्रेजेंटली में 10 अपने भारत के अंदर महारत्ना कंपनी है। वहीं जिन्हें बोलते हैं अपन नवरत्ना वो 14, वो कितने? वो 1,000 करोड़ तक का इन्वेस्ट करती हैं। और एक मिनी रत्ना कंपनी होती है वो तो बहुत सारी है अपने भारत के अंदर, तो वो 500 करोड़ का इन्वेस्ट करती हैं, तो उन्हें बोलते हैं अपन मिनी रत्ना। तो इस प्रकार से 3 भागों में बटी हुई कंपनी है। पहली आती है सबसे बड़ी महारत्ना, फिर आती है नवरत्ना, फिर आती है मिनी रत्ना। नवरत्ना के अंदर ये कंपनी आती है जिसका नाम है इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड। भारत के अंदर अभी प्रेजेंटली में 14 नवरत्ना कंपनी और महारत्ना 10 है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1979 क्रिकेट विश्व कप डैश द्वारा जीता गया था? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या फिर श्रीलंका? द 1979 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज वॉन बाई डैश। तो आपको बताना है 1969 का जो विश्व कप था वो किसके द्वारा जीता गया था? क्रिकेट विश्व कप। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया था। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अपना भारत का पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिकेट विश्व कप चालू हुआ वो कौन सी ईयर में चालू हुआ था और भारत ने इसे सबसे पहली बार कौन सी सन में जीता? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1975 के अंदर, जो कि पहला विश्व कप का एडिशन था जिसे भी वेस्ट इंडीज ने जीता था। फिर दूसरा हुआ 1979 में, उसे भी वेस्ट इंडीज ने जीता। फिर तीसरा जो हुआ था 1983 के अंदर जिसे जीता था हमारे भारत ने। भारत अपने
2 बार क्रिकेट विश्व कप को जीत चुका है, एक तो 2011 के अंदर और एक 1983 के अंदर। जब 1983 के अंदर जीता था तब भारत के कैप्टन थे कपिल देव, जब अपन ने 2011 के अंदर जीता तब भारत के कैप्टन थे एम एस धोनी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। वहीं जो लास्ट एडिशन हुआ था इसका 2019 के अंदर, उसे जीता था इंग्लैंड ने, और जो अगला एडिशन होगा अब वो होगा 2023 के अंदर, वो होगा इंडिया के अंदर। इतनी जानकारी आपको इससे और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? आपको बताना है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला या फिर तमिलनाडु। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है ये, जिसका नाम है अष्टमुडी लेक। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा केरला के अंदर अष्टमुडी लेक स्थित है। वहीं मैं आपको थोड़ी लेकों की जानकारी दे दूं। भारत की एकमात्र फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, एकमात्र तो नहीं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है, उसे बोलते हैं बुलार लेक। भारत की फ्लोटिंग लेक जो कि आती है मणिपुर के अंदर, उसे बोलते हैं लोकतक लेक। और भारत की जो हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई वाली झील वो आती है सिक्किम के अंदर, उसे बोलते हैं चोलम लेक। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है जापान की मुद्रा डैश है। आपको बताना है रेन रेन मिनवी या फिर डॉलर या फिर यूरो या फिर येन। आप फटाफट से दीजिए इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। द करेंसी ऑफ जापान इज डैश, रेन, मिनवी, डॉलर, यूरो या फिर येन। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा येन, जापान की क्या है, करेंसी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। यान जो कि जापान की करेंसी है। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि यूरो करेंसी है। यूरो कौन कौन सी स्टेट, सॉरी स्टेट नहीं, कौन कौन सी करेंटी कंट्रीज, सॉरी कौन कौन सी कंट्रीज की यूरो करेंसी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी भी यूरोप यूनियन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी जो करेंसी है वो यूरो है। जैसे कि नीदरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं वहाँ की जो करेंसी यूरो है। अपना जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है वहाँ की डॉलर है। रैन मिन भी कहाँ की है, चाइना की। ये आपको पता होना चाहिए, रैन मिन भी कहाँ की है, चाइना की है। डॉलर कहाँ की है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की है। यूरो कहाँ की है, जितने भी यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर हैं वहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होनी चाहिए थी। गाइस थैंक यू, अपना सेशन यहीं पर समाप्त होता है। एवरीवन को हमारी तरफ से थैंक यू जिसने हमारी क्लास अटेंड की है। लाइक करना मत भूलिए गाइस, शेयर भी कर दीजिए जिससे और लोगों तक ये अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, वो और वो सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क गेन कर पाए। थैंक यू एवरीवन, लाइक करना मत भूलिए गाइस। थैंक यू गाइस, फिर अपन कल मिलते हैं इसी टाइम पर।